दोस्तों, आज मैं एक अध्यापक के रूप में नहीं, एक सामान्य भारतीय नागरिक के रूप में दो भारतीय व्यक्तियों, जिनमें से एक बाबा रामदेव जी, जिन्हें पूरे विश्व में योग गुरु के नाम से जाना जाता है, और दूसरे भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, उनके पौत्र जयंत चौधरी जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी विगत लोकसभा चुनाव में एक पत्रकार के द्वारा जाट जाति के विषय को लेकर प्रश्न किया गया था, जिसका उन्होंने बेहद सटीक और संक्षिप्त उत्तर दिया था कि मैंने जाटों का ठेका नहीं लिया है। इन दोनों व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर मैं आपको से अपने विचार साझा करना चाहता हूं। मीडिया की आज ऐसी स्थिति बन गई है कि वह दो धड़ों में बढ़ गया है, प्रत्येक पे पक्ष और विपक्ष। संतुलित राय आम जन तक पहुंचनी अत्यंत आवश्यक है, परंतु वह नहीं हो पा रहा है। इसी व्यथा को एक आम नागरिक के रूप में मैं महसूस करता हूं और आज अपने विचार इस दोनों विषय पर आपसे साझा करूंगा। तो सबसे पहले हम बाबा रामदेव जी की बात करते हैं। आशा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके और इस विषय में उनकी जिज्ञासा संतुलित रूप से पूरी हो सके। तो यदि हम बात करते हैं बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी के विषय में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उसको आप सभी ने देखा है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। उस स्टेटमेंट का फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फॉर्डा और आईएमए द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक बात आप सब जान गए होंगे कि इससे पहले आपने इन दोनों एसोसिएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। हो सकता है चिकित्सा जगत के भी बहुत से लोगों ने इस बारे में न सुना हो। तो पहले आपको बता दूं कि आईएमए का जो गठन था 1928 में हुआ था और वर्तमान में इसके लगभग 1 लाख डॉक्टर इसके मेंबर हैं और 140 देशों में 300 से अधिक चैप्टर मतलब शाखाएं होती हैं इसकी कार्यता। तो कितनी बड़ी एक एसोसिएशन है, लेकिन आम मनुष्य इसके बारे में नहीं जानते थे। तो इस विवाद का सीधा सीधा फायदा तो एक यही हो गया कि आईएमए को पूरी दुनिया जानने लगी। जैसे सलमान खान फिल्मों में हीरो है, जो उसके साथ काम करता है अपने आप सेलिब्रिटी बनता है, जो उसका विरोध करता है तो वो अपने आप ही सेलिब्रिटी होती है। तो इसी प्रकार वर्तमान समय में रामदेव इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, इस प्रकार के योगी हैं कि उनका विरोध करने वाला कभी कभी ऐसा होता है कि जो जानबूझकर भी हो सकता है उनका विरोध किया जाता हो लाइमलाइट में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके नहीं किया गया है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इन दोनों विषयों में सबसे पहले हम बाबा रामदेव जी के द्वारा एलोपैथिक विषय में दिए गए स्टेटमेंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात को मैं रखने से पहले आपको 1930 में न्यूयॉर्क में एक स्टडी की गई थी। क्या टॉन्सिल एक बीमारी है? तो टॉन्सिल वाले बच्चों को लगभग 389 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। उनको मेडिकल के चिकित्सा जो वर्तमान चिकित्सक हैं एलोपैथी, उनके एक पैनल को दिखाया गया, भाई कितनों को ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो उस पैनल ने बताया भाई 174 को तो ऑपरेशन की तुरंत आवश्यकता है। अब क्या किया कि शोधकर्ता ने वो 174 निकाल दिए, जो 215 बचे 215 उनको दूसरे मेडिकल पैनल को दिखाया। बाकी भी टॉन्सिल की समस्या थी उन 215 को भी, तो उनमें से 215 में से उस दूसरे पैनल ने 99 को और बता दिया कि जी इनको बहुत ज्यादा जरूरत है ऑपरेशन की, बाकी को नहीं है। अब बच गए 116। फिर क्या किया शोधकर्ता ने, उस 116 को भी अगले तीसरे पैनल को दिखा मेडिकल के एलोपैथिक चिकित्सकों को, तो उन्होंने कहा 52 को तो अभी ऑपरेशन की जरूरत है। और आप सभी जानते हैं कैंसर, ट्यूमर, ये सब लोग, ये चिकित्सा जगत भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है, सामान्य जन भी जानता है कि ऑपरेशन क्या होता है। उस बीमारी का तो इलाज कर लेता है, लेकिन दूसरी अन्य बीमारियों के लिए दरवाजा खोल देता है, अर्थात डिजीज या बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं किसी भी प्रकार के एक ऑपरेशन के पश्चात। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है और न मैं ये चिकित्सा जगत के विरोध में कह रहा है। मेरी वीडियो अभी आप पूरा सुनते रहें। इसके क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पुस्तक है द ब्लैक स्वान, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है। उसके लेखक हैं नासिम निकोलस तालेब। इन्होंने ये जो आर्थिक मंदी आती है विश्व में, इसके बारे में लिखा था। तो बैंकों की भूमिकाओं के बारे में लिखा था। तो बैंकों ने और फाइनेंस लॉबी ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था
कि ये क्या कह दिया, लेकिन उन्होंने उनकी सच्चाई उजागर की थी। आप चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो उस लेखक ने एक पुस्तक और लिखी हुई है एंटी फ्रजाइल, तो उसमें वो पुस्तक में लिखते हैं कि मेडिकल साइंस के बारे में लिखते हैं, इट इज ए लीगल वे टू किल द पीपल। और भाई इसके बारे में ये देखो, अगर उनके बारे इस वाक्य का भी वहां चिकित्सा जगत ने बहुत विरोध किया था यूएसए में, अमेरिका में, कि ये क्या कह दिया। लेकिन उसने कहा था कि पहले आप मेरी पूरी बात सुने। क्यों? उसका कारण है नेवी इंटरवेंशन और मेडिकल गेन। क्योंकि जो भी मेडिकल के फील्ड में आता है वो रिच कम्युनिटी को 99%, ये एवरी डॉक्टर, जैसे सभी डॉक्टरों के बारे में बात नहीं हो रही, तो वो आता है तो उसके पीछे दो कारण थे, फार्मेसी की लॉबी और मेडिकल गेन, प्लस नेवी इंटरवेंशन यानी कि अर्ली इंटरवेंशन की बीमारी हुई, जुकाम हुई बहुत जल्दी। जैसे हम टॉन्सिल वाले की बात पढ़ें तो एक बार तो 115 में बता रहे, फिर जो बच्चे तो उनमें से बता दिया, उनमें बता दिया, बहुत जल्दी इंटरवेंशन और मेडिकल गेन इसका कारण होता है। इस कारण उन्होंने कहा था कि इट इज ए लीगल वे टू किल द पीपल। अपनी बात को अगर इसको बात करें और बढ़ें इसमें, तो उसका कारण क्या है? नेवी इंटरवेंशन और मेडिकल गेन। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उसने कहा था कि मेडिकल साइंस में एक सभी प्रकार के जैसे मनुष्य होते हैं, इसी प्रकार से चिकित्सा जगत में भी विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिशनर्स हैं। तो वो कह रहे थे कि फेबियल काइंड पीपल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? मौका परस्त, अवसर देखते हैं। यस, पेशेंट आया तो फिर कोई ना कोई बीमारी है और कुछ ना कुछ वो कोशिश करेंगे कि जो बीमारी है उस बीमारी को भी ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि बीमारियां ठीक नहीं करते, बीमारी ठीक करते हैं, परंतु क्योंकि उसके पीछे नेवी इंटरवेंशन और मेडिकल गेन की इंटेंशन भी होती है, तो क्या करते हैं कि यही कारण होता है कि वो अवसर की तलाश में रहते हैं। इसीलिए टॉन्सिल की हर जो पुल कम करते गए, लेकिन हर एक पुल में वो जो है टॉन्सिल के पेशेंट्स को ऑपरेशन रेकमेंड करते गए। अब बल्कि इसके आधार पे इसके पक्ष और विपक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू एक्सीलरेट द समवन डेथ, गिव हिम ए पर्सनल डॉक्टर। ये एक कहावत है। यदि आप किसी की मृत्यु दर को जल्दी करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो उसे एक पर्सनल डॉक्टर दे दो। अब आप कहेंगे यार क्या बात कह दी, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा डॉक्टर दो, आप उसको उसकी पसंद का ही डॉक्टर सुनने दो, वो ये काम कर देगा। अब इसके लिए कैसे होगा? क्यों होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि डूइंग नथिंग जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वो कुछ न कुछ रेकमेंड करेगा। चाहे वो कुछ न कुछ भी, जैसे हल्का जुकाम हुआ तो मेडिकेशन, क्योंकि वो पर्सनल डॉक्टर है, देख रहा है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माइकल जैक्सन। देखिएगा उसने प्रत्येक चीज, वो मॉडर्न फैसिलिटी थी, सब अरेंज की हुई थी, लेकिन डेथ हो गई, नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल डॉक्टर थे, इसलिए वो जल्दी मरा। अब आप इसका दूसरा उदाहरण अगर धीरे से कहें, अमीर हैं, अमीर क्यों मर रहे हैं? उनके पास तो सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। क्यों? अवर इंटरवेंशन, अवर मेडिकेशन। गरीब क्यों मर रहे हैं? अंडर मेडिकेशन। तो मेरा कहना यह है कि जो मेडिकेशन है उसमें भी कुछ फॉल्ट है। रामदेव जी ने पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को नहीं किया, उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में, क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा में कुछ न कुछ है, वो यूनानी पद्धति हो, आयुर्वेद हो, इनकी भी कुछ न कुछ सीमाएं हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं और कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। अगर नेवी इंटरवेंशन देखे और मेडिकल गेन पीछे है तो इसके विषय में बहुत ही बुरी भ्रांति बनती है और ये मौत का और डेथ का कारण भी बनता है। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद की भी अपनी सीमाएं हैं। जब डिजीज सेलुलर लेवल पे पहुंच जाती है, जैसे कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, ना तो मेडिकल साइंस के बस की उसका इलाज और नहीं आयुर्वेद के बस में है उसका इलाज। तो मेरा कहने का मतलब, इस पूरी की चर्चा का कहने का मतलब यह है कि ये जो उस स्टेटमेंट को लेकर के बाबा रामदेव जी को घेरा जा रहा है, उसके पीछे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 कारक है। सबसे पहला, प्रसिद्धि पाने की जिज्ञासा। भाई टीवी पे आ गए, वरना डॉक्टर जयराम जी को कोई भी नहीं जान रहा था। दूसरा है बाजारवाद। भाई आयुर्वेद का वर्तमान समय में पूरे विश्व में बहुत बड़ी डिमांड हो रही है, तो एलोपैथी को एक चुनौती है मिल रही। यूनानी चिकित्सा पद्धति अभी इस समय प्रसिद्ध नहीं है इतनी। बाबा रामदेव के कारण आयुर्वेद का बाजार पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बाजारवाद। और तीसरा, भारत में डर्टी निगेटिव राजनीति है। उनको लगता है कि ये रामदेव भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, तो बस इसका विरोध करना है दूसरी 3 पार्टी को। तो मेरा कहने का मतलब यह है यहां पर इस विषय में कि बाबा रामदेव जी ने अपने योग का परिचय देते हुए, बड़प्पन देते हुए अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। यह दर्शाता है कि यस, वो योगी हैं, महात्मा है, वरना इस तरह से कोई नहीं लेता। वो नहीं चाहते कि कोई झंझट हो। तो डॉक्टरों से भी, चिकित्सा उनसे भी अनुरोध है कि उन्होंने बिल्कुल भी आप पर आरोप नहीं लगाया। पूरा भारत, प्रत्येक नागरिक
आपको जानता है, आपको नमन करता है, आपके योगदान को मानता है। तो लिहाजा इस चीज को यहीं स्टॉप कर करके आईएमए को इस चीज पे प्रयास करना चाहिए कि जब किडनी वाला गैंग या इस तरह के रैकेट या इस तरह की चीजें की वो इंजेक्शन पर्टिकुलर से निकलते लिखे जाते हैं, फार्मासिस्ट लॉबी का आपके ऊपर इतना बड़ा दबाव रहता है, तो उससे उभारने में डॉक्टरों को प्रयास करें। और दूसरी बात पे आते हैं हम जयंत चौधरी जी की। जयंत चौधरी जी बागपत में अपने चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में थे, तो एक पत्रकार ने, क्योंकि पत्रकार में भी विभिन्न प्रकार की पार्टियों से निष्ठा रखने वाले लोग होते हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न दागा कि जाट मतदाता किधर जाएंगे। तो उन्होंने बेहद संजीदगी से और एकदम सटीक उत्तर दिया, भाई मैंने जाटों का ठेका नहीं लिया। अब इसका परिप्रेक्ष्य यही था कि जयंत चौधरी जी हो, चौधरी अजीत सिंह जी हो और चौधरी चरण सिंह जी हो, कहीं कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बता दो कि उन्होंने जाटों की या जाति की राजनीति की हो। वो किसान वर्ग के प्रतिनिधित्व हैं, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहा। उस प्रश्न का उत्तर इसी तरह था, क्योंकि जब कभी गलत प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर बागपत की, मेरठ की, मुजफ्फरनगर की जमीन में रूखे शब्दों में दिया जाता है। अन्यथा वह परिवार हमेशा से किसान राजनीति करता है। कोई भी इवन उनकी छोटी सी भी बात ऐसी कहीं से लेके नहीं आ सकता उन्होंने कभी जातिवादी राजनीति की हो। तो जयंत चौधरी जी जो एक राष्ट्रीय नेता पार्टी थी, वो इस मीडिया के चकाचौंध में और राजनीतिक भगादौड़ में अभी एक डाउन में है अपने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों को कि उनका यह तात्पर्य है कि वो जाटों की राजनीति नहीं करते। उसका सीधा सीधा संदेश था कि मैं किसान और मजदूर वर्ग की राजनीति करता हूं, उसी पे रहूंगा और उसी पे मैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाऊंगा। आशा है आप लोगों को मेरी ये बात से सहमत होंगे। हो सकता है कुछ लोग असहमत हों, क्योंकि आजकल राजनीतिक इतने अंदर तक घुस गई है व्यक्ति के कि वो दूसरे की अच्छी चीजें देखना ही नहीं चाहता। लेकिन एक भारतीय, एक सामान्य मनुष्य होने के कारण मुझे जो अच्छी चीज जिसमें लगती है, मेरा फर्ज बनता है, फर्ज समझता हूं कि उसको अधिक से अधिक शेयर करूं। इन्हीं के साथ मैं आपसे आज इस विषय में यहीं पर वार्ता को विराम देता हूं और आगे एक पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, एक किसान का बेटा बात करेगा कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी वर्तमान जो धार्मिक और राजनीतिक पेचीदगीपूर्ण राजनीति हो रही है उसमें एक छोटे स्तर पे, अभी निम्न स्तर पे पहुंच चुकी है, उसको आगे बढ़ने के लिए किसानों के हकों के संघर्ष बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अगली वीडियो में मैं आपसे उस पर वार्ता करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।